नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। शिवम चौधरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एज़ यूजुअल शिवम जी के पास बहुत ही चटपटी, खट्टी-मीठी खबरें हैं। बात होगी राहुल गांधी की, एक महिला सांसद की और राहुल गांधी के जोड़ीदार रह चुके अखिलेश यादव की। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। शिवम जी, राहुल गांधी लोकसभा में कैसा आचरण करते हैं कि स्पीकर साहब को भी गुस्सा आ गया? बिल्कुल। मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी का जो आचरण है और आज के समय में राहुल गांधी का जो ओहदा है, वो दोनों कंप्लीट मिसमैच है। राहुल गांधी हमेशा से चर्चा के अंदर बने रहते हैं, अच्छे और बुरे कारणों से, ज्यादातर बुरे कारणों से। अपने व्यवहार के कारण राहुल गांधी के ऊपर कोई ना कोई बात हमेशा से होती रहती है, या ये कह सकते हैं ये उनकी स्ट्रेटेजी है चर्चा में बने रहने की, कि भैया बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। शायद वही यही करते हो कि भैया कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव नहीं दे सकते तो भैया थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव ही दे दो, कम से कम वो जो इडियट बॉक्स है जिसे हम टेलीविजन कहते हैं उसकी खिड़की में अपना अस्तित्व बचाए रखा जाए, तो यही प्रयास होता है। या फिर वो उनकी मेच्योरिटी है जिसके कारण से ये सब चीजें होती रहती हैं। और बहुत से अनगिनत किस्से हैं राहुल गांधी के, क्या क्या नहीं किया। लेकिन जो भी वर्तमान में जो नई चीज सामने आ रही है, शॉकिंग तो नहीं कहूंगा मेरे लिए, लेकिन दर्शकों के लिए जो व्यवहार है राहुल गांधी का, वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत बेहतर नहीं है। दरअसल राहुल गांधी संसद के अंदर जाते हैं, जो ये घटना है, जो स्पेसिफिक घटना है उसके लिए बात होती है। राहुल गांधी संसद के अंदर जाते हैं तो कोई विपक्ष के एक माननीय सांसद हैं, वो लोकसभा के अंदर बोल रहे होते हैं, अपनी बात रख रहे होते हैं, और जो कैमरा है वो उन्हीं को फोकस कर रहा होता है, क्योंकि जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसके ऊपर फोकस रहता है। उनके ठीक पीछे प्रियंका गांधी बैठी होती है। राहुल गांधी सहजता के साथ आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं एक लिविंग रूम में आ गया हूं, शायद मेरा 10 जनपद का मदर का घर है, या मेरा जो हिमाचल में मेरी दीदी का घर है वो हो सकता है, या जिन्होंने संदीप दीक्षित का जो बंगला किराए पे लिया हुआ शायद वो हो सकता है। कुछ इन तीनों में से किसी एक घर को मानकर वो वहां पे पहुंचे और जाकर जो अपनी सिस्टर है उनके ऐसे गालों पे मतलब जैसे प्यार करते हैं उस तरीके से वो करने लगे। लेकिन वो जिस तरीके से किया गया वो जेस्चर, वो बहुत बेहतर नहीं लगा। अब लोग कह सकते हैं कि भैया भाई बहन है, उनका प्यार है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस जगह कोई भी व्यवहार देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है। भारत के अंदर है, भारत के बाहर है, कहां पर है, समाज के हिसाब से है, और जिस जगह पे आप हैं वो डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कहां थे आप? पार्लियामेंट में थे। आप 10 जनपद में नहीं थे। जरा आप कांग्रेस के दफ्तर में थे। दर्शकों को दिखा दे जी। कि क्या उनका बिहेवियर था, ताकि समझ सके। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहे। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कान संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। माननीय सदस्यगण, आप जी। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले राहुल गांधी को ये समझना चाहिए वो कहां पर है। वो लिविंग रूम नहीं है, वो कांग्रेस दफ्तर नहीं है, वो कांग्रेस की कोई सभा नहीं है। हमने पूर्व में भी देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी को कभी हग करते हैं, कभी किस करते हैं गालों पर। तो जिस तरीके से वो व्यवहार होता है और उसके अंदर प्रियंका गांधी आपको बहुत सहज नहीं दिखती, बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखती। ये बार बार कम से कम जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे समझ आता है। देखिए, बड़ी बात क्या है, अब इसके अंदर लोग ये तर्क देंगे कि भाई बहन है, भाई बहन में प्यार होता है, सब कुछ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यही रेसिप्रोकल इफेक्ट
बहन की तरफ से क्यों नहीं आता? हमेशा से भाई आपको करता दिखाई देगा, वो प्यार को एक्सप्रेस करते हुए। बहन कभी दर्शाती नहीं है कि उसे भी प्यार है। इसका मतलब वो एक तरफा है, या तो बहन को प्यार नहीं है, या जिस तरीके से राहुल गांधी व्यवहार कर रहे हैं वो बहन उससे कंफर्टेबल नहीं। दो ही चीज हो सकती है, वो दोनों में से निश्चित तौर पर अगर एक भी है तो आपको समझ आता है कि किस तरीके से वो चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो नहीं रही। दरअसल राहुल गांधी जब बार बार ये दर्शा रहे हैं, एक तरीके से वो अपने आप को डोमिनेंस दिखा रहे हैं अपनी सिस्टर के ऊपर। उन्हें व्यवहार दिखाते हैं कि देखो मैं बड़ा हूं और मैं तुम्हें कितना प्यार कर रहा हूं, और देखो मेरे जैसा व्यक्ति और ये तुम्हारा भाई है, इस पे तुम्हें गर्व होना चाहिए। मतलब वो एक तरीके से अफेक्शन दिखाते हैं, लेकिन वो अपने उनका एक हिडन एजेंडा है कि वो अफेक्शन क्यों दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ उसे ओम बिरला जी ने बहुत बेहतर तरीके से, मतलब कैमरे वगैरह चल रहे हैं तो वो सब स्पीकर तक तो जानकारी पहुंचती है, स्पीकर कस्टोडियन है पूरे हाउस का। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत बेहतर नहीं है, व्यवहार कुशल नहीं है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, और खासकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका जो व्यवहार है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, और इस पर्टिकुलर वीडियो है उसके परिप्रेक्ष्य में बातें उठाई गई। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही, इस संसद के अंदर पिता पुत्री भी रहे हैं, माँ बेटा भी रहे हैं, भाई बहन भी रहे हैं, पति पत्नी भी रहे हैं, हर एक तरह का व्यक्ति रहा है। उनके बीच में भी अफेक्शन हो सकता है, मातृत्व और पुत्र का हो सकता है, कि पिता का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है उस अपने प्यार को जताने के लिए, अपने अफेक्शन को जताने के लिए। वो ठीक है आप, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप राजनेता हैं, पब्लिक लाइफ के अंदर हैं, उसके अलावा पार्लियामेंट है, वो डेकोरम होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, मतलब आप कभी कॉर्पोरेट में भी जाते हैं तो वहां पे एक दिन चलो सैटरडे मान लिया चले गए, फ्राइडे में चले गए तो बात अलग है, लेकिन वहां पर भी एक डेकोरम है कि आप किस तरीके से जाते हैं, फौज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक पब्लिक प्लेस में आपका जो प्रेजेंटेशन है, जानबूझ के टी शर्ट पहनना, अपने आपको माचो मैन दिखाना, ये युवा बने रहना, दिखाना कि मैं तो बहुत युवा हूं, ये प्रोजेक्शन। और आप जहां जहां जो जो टी शर्ट पहन रहा है ना, वो उस देश का बंटाधार कर रहा है। जाके देख लो यूक्रेन से लेकर कहां तक वो सारे टी शर्ट वाले ही घूम रहे हैं, और वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेस, आपकी हाव भाव, भाषा, भंगिमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी सोच, आपके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ परिलक्षित करती है। उसके बाद जब कांग्रेस को लगा कि ये मुद्दे में घिर रहे हैं, परेशानी है, बेहतर तरीके से ऑप्टिक्स नहीं हो रहा, तो जो कांग्रेस के सांसद है उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी कुंभ के ऊपर, तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। उसके बाद भी लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोलना चाहते हैं तो समय नहीं दिया जाता। मेरा एक सवाल है, हर व्यक्ति को जो संसद में बोलना है उसके लिए समय निर्धारित है, हर पार्टी के लिए वो निर्धारित होता है उस पार्टी का जो संख्या बल है उसके आधार पर। आपकी 300 सीटें हैं, ज्यादा समय मिलेगा, 4 सीटें हैं, कम मिलेगा, 100 है तो कुछ ज्यादा मिलेगा, 300 से कम मिलेगा। उस हिसाब से समय बांटा हुआ है, हर एक को अनलिमिटेड टाइम नहीं है, और ये भी नहीं है कोई कभी भी उठे और कुछ भी कह दे। ठीक है, एक पासिंग रिमार्क करना है कि छोटा मोटा जवाब देना है, बात अलग है, लेकिन आप बड़ा वक्तव्य देना चाहते हैं कि भैया मैं आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बोलूं, वो पॉसिबल नहीं होता। एक आध मिनट का इंटरवेंशन है वो चल जाता है, लेकिन राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि भैया मैं राज परिवार से आता हूं, हमने राज किया है, ये पार्लियामेंट भी हमारी है, देश हमारा है, मैं तो जहां चाहूं, जो चाहूं, जैसे चाहूं तब बोल सकता हूं। ये कौन होते हैं ओम बिरला मुझसे सवाल पूछने वाले, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये लोग ओम बिरला के पास पहुंचे। और ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी इसी संसद के अंदर आंख भी मार चुके हैं, राहुल गांधी इसी संसद के अंदर प्रधानमंत्री को हग भी कर चुके हैं। किस तरह का व्यवहार रहा है। और एक और चीज मैं बतानी भूल गया था, राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी। जब ओम बिरला इस सदन में आए थे, वो इस सदन के स्पीकर बने थे इस वाली लोकसभा के अंदर, तो जब उनका शपथ ग्रहण हुआ तो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों उनके अभिवादन, दोनों से वो, उसके बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो झुक के नमस्कार किया, मेरे सामने झुके ही नहीं। भैया तुमसे वो उम्र में बड़े, उस सदन में तुमसे औहदे में बड़े, वो कह रहे झुके नहीं। भैया अभिवादन किया, ठीक है, ये मतलब ये एरोगेंस है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, मेरे सामने नहीं झुके। मतलब वही कह रहे हैं कि ये दर्शाना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं समझ रहे। अरे भैया तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। हमने नेता प्रतिपक्ष देखे हैं, जब वो बोलते थे सरकार का प्रधानमंत्री से लेकर बड़े से बड़ा मंत्री बैठ जाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, खड़े होते थे तो प्रधानमंत्री बैठ जाते थे। एल.के. आडवाणी बोलते थे, बैठ जाते थे। सुषमा स्वराज बोलती थी, बैठ जाते थे। चंद्रशेखर बोलते थे, बैठ जाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलते थे, बैठ जाते थे। कौन, कितने नाम मैं गिनवाऊं आपको। जब वो सदन में खड़े होते थे तो कोई कितना भी बड़ा हो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक, हर कोई व्यक्ति बैठ जाता था अपने अपने समय में।
आप ये देखिए, आपने उस प्रतिपक्ष की नेता की पोजीशन को, डेजिग्नेशन को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया कि आज आप मजाक के पात्र हैं, ना ही सिर्फ संसद के अंदर, संसद से बाहर और जनता के बीच। चलिए पॉलिटिकल है, जो राइवल पॉलिटिकल पार्टी है वहां तो मान लिया, वो तो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, लेकिन आम जनता के बीच क्या पोजीशन है आपकी? उसके इतर जब ये लोग वहां पहुंचे लोकसभा के अंदर, लोकसभा स्पीकर की कंप्लेंट करने, किसे पहुंचे थे लोकसभा स्पीकर की कंप्लेंट करने? लोकसभा स्पीकर को, कि ओम बिरला जी, हम आपकी शिकायत आपके खिलाफ लेके आए। आप ये देखिए क्या क्या मतलब किस तरह का खेल वहां पे हो रहा था। महत्वपूर्ण थी एक चीज जो बहुत कम लोगों ने नोट, सांसद है 99, पहुंचे कंप्लेंट करने 73। आप ये बताइए, आपके नेता के ऊपर डायरेक्ट अटैक है, आपके नेता की आवाज दबाई जा रही है, वो नेता जो दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, महिलाओं की आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है, और पूरी कांग्रेस नहीं पहुंची। 73 सांसद पहुंचे, 26 कहां थे? 5-6 छुट्टी पे होंगे, 20 कहां थे? कैंटीन में रगड़ा पेटीज खा रहे थे, चाय पी रहे थे, जॉगिंग करने गए थे। भैया इतना प्रेसिंग मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण है, तुम पर जवाब देने क्यों नहीं पहुंचे? पोजीशन क्लियर क्यों नहीं की? क्योंकि शशि थरूर जैसे अकेले नहीं है पार्टी के अंदर, कई डिस्कंटेंट नेता हैं, कई सारे सांसद हैं जो परेशान हैं। शशि थरूर तो थे ही, आजकल सुना है राजीव शुक्ला भी संसद में खड़े होकर लोकसभा, राज्यसभा के अंदर निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हैं कि आपका 9वां या 8वां बजट है लगातार। तो देखिए कहां कहां से वो मैसेज दिया जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी के अंदर, जो ये लोग मानकर चल रहे थे कि मोदी की तो 240 सीट आई हैं, अब तो उसे राज ही नहीं करेगा। भैया ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलानी मोदी जी को नहीं आती। मोदी जी आज 350 वाली सरकार उस दम से चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है 26 इधर के भी इधर ही है, इधर नहीं है तो कम से कम उधर नहीं है। आप ये देखिए जो अलग अलग मुद्दे हो रहे हैं, डिलिमिटेशन हो, वक्फ हो, विपक्ष एक नहीं है। डिलिमिटेशन पे क्या अखिलेश साथ हैं, लालू साथ हैं, ममता साथ हैं, ऐसे कई नाम मैं आपको गिनवा सकता हूं, कई पार्टियां जो साथ नहीं है। अरे चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं है। ये स्थिति हो गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी किस तरीके से अकेले पड़ते जा रहे हैं। जो जननायक है 99 सीट के साथ, वो तो अपनी पार्टी ही नहीं बचा पा रहा। उसी फ्रस्ट्रेशन के कारण अब पता है सिटीजनशिप का भी मुद्दा आ रहा है। बार बार ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भैया देखो संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा, आवाज दबा दी गई। अब बाहर निकलते हैं तो जुडिशरी आवाज दबा देती है, क्योंकि पता है पीछे से जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, अब वो स्क्रिप्ट राइटर हट गए हैं, पैसे पीछे से जानकारी आनी बंद हो गई है, अब अपने लोकल स्क्रिप्ट राइटर से काम चलाना पड़ रहा है, इसलिए सारा रायता फैला हुआ है। इसलिए अच्छी बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे, इसलिए ये अनायास ही ये निरर्थक मुद्दे उठाकर संसद को बाधित करने का प्रयास, क्योंकि उन्हें पता था संसद में आज इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 आने वाला है। इससे पहले क्या किया इन्होंने? इससे पहले अमित शाह के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाए 25 तारीख में, मतलब 25 तारीख का प्रिविलेज मोशन, सिग्नेचर 26 के। धनखड़ साहब ने कहा चलो चला लूंगा काम, कोई दिक्कत। प्रिविलेज मोशन लाए कि भैया वो ये कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री राहत कोष होता था, पीएम केयर्स फंड होता है। अमित शाह ने यह कहा कि पहले जो प्रधानमंत्री राहत कोष था उसके अंदर कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो उसका बाकायदा मेंबर होता था। ये कानून चला रहा था 48 से लेकर अब तक। कांग्रेस ने कहा कि भैया संसद के पटल पे झूठ बोला है, जयराम रमेश कह रहे हैं, तो इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए। उन्होंने लाकर जनवरी 1948 का प्रेस विज्ञप्ति लाकर रख दी पीआईबी की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। उसमें नेहरू जी खुद कह रहे हैं कि ये मेंबर होंगे, उसमें कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा वो भी होगा। प्रिविलेज मोशन गिर गया। ये हालत है इनकी। बस कुछ मुद्दा फेंकना है ग्राउंड में ताकि हल्ला मचता रहे, ताकि बात अखिलेश की ना हो, डीएमके की ना हो, विपक्ष में किसी और की ना हो, सिर्फ राहुल की हो। तो कुछ भी फेंक दो, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो दूसरा मुद्दा सही। जी शिवम जी, जिस तरीके से जो जेस्चर इन्होंने दिखाया, अक्सर ये दिखाते हैं प्रियंका के प्रति, वो मतलब एक तरह से भद्दा तो लगता ही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो दोनों भाई और बहन में फ्रिक्शन चल रहा है उसको ये इस तरीके से ओवरलैप करना चाहते हैं और वो हो नहीं सकता? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी का मुंह इधर है, राहुल गांधी का मुंह इधर है, लेकिन
उनको एक वो प्लेटफॉर्म मिल गया उनकी गाल पे हाथ देखिए, फेरने का। देखिए पोजीशन एक है, कंटेंडर दो है, जगह एक को ही मिलेगी, एक को छोड़ना पड़ेगा मैदान। और मैं बार बार वही कह रहा हूं, राहुल गांधी डोमिनेंस जताने के लिए, अनकंफर्टेबल करने के लिए, अनईजीनेस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये बात कर रहे हैं, और ये दिखाने के लिए कि मेरी तो दीदी से बड़ी अच्छी बनती है। जो एग्जैक्टली। मुझे ध्यान है, मुझे नहीं पता और किस किसने कब बात की। मैं पिछले साल मार्च से, फरवरी में पहला एपिसोड किया था मैं उस दिन से कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर टसल है, पार्टी में दो फाड़ है, वर्टिकल स्प्लिट होगा, या किसी एक को राजनीतिक रूप से बलि देनी पड़ेगी और जगह छोड़नी पड़ेगी। और बार बार असंख्य एपिसोड में उसके ऊपर कर चुका हूं, और अलग अलग उसके मैं कारण भी बता चुका हूं। आपके यहां भी मैंने शायद एक दो एपिसोड उसके ऊपर किए। तो निश्चित तौर पर उनके अंदर विवाद है, उसे छुपाने के लिए, कैमोफ्लेज करने के लिए वो बार बार इस तरह का व्यवहार। शिवम जी, हम सनातनियों को गौ माता में सारे देवताओं के दर्शन होते हैं, लेकिन समाजवादियों को क्या हो गया है? अखिलेश यादव गौ माता को दुर्गंध से जोड़ रहे हैं। कर क्या रहे हैं ये? जी, दरअसल अखिलेश यादव बौखला गए हैं। जो ये कहते थे कि 24 में हम जीत गए हैं, जीत गए थे, वो 24 के 27 के सत्ताधीश बनने वाले थे। जो ये कहते हैं 27 के सत्ताधीश बनेंगे, वो 24 में जब चित हो गए बाई इलेक्शंस के अंदर, अब वो फ्रस्ट्रेटेड है। कारण बताता हूं, ऐसे ही बयान नहीं आता किसी का भी, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया है, एएनआई के साथ एक पॉडकास्ट किया है। उसके अंदर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बोले, जिस अनफिल्टर्ड अंदाज में बोले, तो शायद आज तक भी नहीं बोले। पहली बार ऐसा लगा कि योगी आदित्यनाथ असली में जो योगी आदित्यनाथ है वो सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव को यह समझ आ गया है कि जो व्यक्ति 2025 में पिच पर खेल रहा है, 2027 में तो क्या बैटिंग करेगा। वो टेम्पो सेट करना चाह रहे हैं। उन्हें पता लग गया है कि योगी आदित्यनाथ अब फुल ब्लोन मोड में आ चुके हैं। 24 के बाद खासकर जिस तरीके से कंसोलिडेट हुई है योगी आदित्यनाथ की पोजीशन सरकार के अंदर और जनता में, अब योगी आदित्यनाथ को खुला हैंड है, और बाई इलेक्शंस के बाद तो मौजा ही मौजा है योगी जी की। तो अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अब क्या बयान दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गौशालाएं इसलिए बना रही है क्योंकि उन्हें बदबू पसंद है, हमें परफ्यूम पसंद है तो हम परफ्यूम के पार्क बनवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यही परफ्यूम के जो बिजनेसमैन थे उनके घर से काला काला कुछ निकला था ना, ऐसा वैसा, बिल्कुल जब रेड बिल्कुल पड़ी बिल्कुल। ईडी में। तो ये परफ्यूम किस बदबूदार ये है, धूम कितना मुंबई काला तक है। गई थी। हाँ, ये परफ्यूम कितना काला है ये सबने देखा है अखिलेश जी। दूसरी चीज, गौमाता के गोबर में से बदबू आती है, गौमाता में से बदबू आती है। अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज बताते हो, वो तो गवाले थे। हाँ, गाय से जुड़ा हुआ संस्कृति थी। कृष्ण की फोटो बांसुरी बजाते हुए गाय के साथ हमें हर एक घर में मिलेगी। अपने आप को यदुवंशी कह रहे हैं। यादव समाज तो हमेशा से दूध के कारोबार में और गौ पालन में और गौ सेवा में लगा रहा। अब आपको बदबू आ रही है, इसीलिए आपका पतन है राजनीतिक रूप से। इसलिए कहां से कहां पहुंच गए। जो पार्टी आपको दी गई थी, आपके पिता ने जो विरासत आपको दी थी, मुख्यमंत्री बनाकर चाबी हाथ में दी थी, अकेले मात्र एक व्यक्ति है मुलायम सिंह यादव जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया और खो दिया, सिर्फ इसी एरोगेंस की वजह से। सिर्फ यही कि गौमाता में से बदबू आती है, सिर्फ यही कि जो वीर हमारे हैं पूर्वज राणा सांगा, वो देशद्रोही दिखते हैं आपके पार्टी के लोगों को, आप डिफेंड करते हैं। और जब आपको पता लगता है कि करणी सेना वालों ने आकर चमका दिया दो चार को, जब आपको लगता है कि राजपूत समाज विरोध में आकर खड़ा हो गया है, योगी आदित्यनाथ के पीछे लामबंद हो रहा है, तो आपको अरे यार 24 में तो फिर ये जो मैंने राजपूत खेला था, 2 टिकट नहीं मिले थे ठाकुरों को और राजपूतों को, तो मैंने तो ये बड़ा एजेंडा खेला था 24 में, ये नहीं चलेगा। फिर वो कह रहा है कि नहीं नहीं हो तो हमारे सबके बहुत महान है, ये है वो है, कवरिंग फायर दे रहा है। वो रामजी लाल सुमन जी की भी थोड़ी थोड़ी ढीले हुए तेवर। अब क्यों हो गए? क्योंकि राजनीतिक नुकसान दिखने लगा, वरना अंदर से तो वही भरा हुआ है ना सब कुछ। जहां बदबू है उसकी बात करो ना, आती कहां से वो छोड़ दो। राजनीतिक रूप से जिस तरीके से गंदी राजनीति अखिलेश यादव की तरफ से हो रही है। और ध्यान रखिएगा, कौन है योगी आदित्यनाथ? वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा अनफिल्टर्ड, स्ट्रेट
बात करता है, जो राजनीतिक नहीं सिविलाइजेशनल वॉर लड़ रहा है। ये वो व्यक्ति है जो ये कहा जाता था ना, पूरी ब्यूरोक्रेसी के भरोसे ही योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। ध्यान रहिएगा, एक आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक प्रसाद या प्रकाश, कुछ ऐसे नाम है उनका, जो इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे। कैबिनेट सचिव को नहीं पता था कि जांच चाहिए, उनके खिलाफ जांच कराई एटीएस से और बाहर कर दिया। उस जुडिशरी में से उस बड़े ओहदे के व्यक्ति को बाहर कराए। आय से अधिक जांच के सब वो दे दिए हैं, देश छोड़कर नहीं जा सकता है और सब कुछ है। तो वो व्यक्ति तो करप्शन को भी नहीं मान रहा। कई विधायक, पूर्व सांसद और सांसद विरोध में खड़े हैं उनके कार्यप्रणाली के, क्योंकि वो तो सोच के आए थे भैया 5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, 500 करोड़ कमा के जाएंगे। अब वो व्यक्ति मौका नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि थाने में मत जाओ, फला जगह मत कमाई करो, ठेकेदारी मत करो। तो भैया 5 करोड़ जिसने लगाए थे उसे तो दुख ही रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहा है। लेकिन एक एंटिटी है जो योगी के साथ खड़ी है, और सिर्फ योगी के सर्वाइवल का वही कारण, वो है जनता। जनता ने कहा नहीं अधिकारी साथ, नहीं है मंत्री साथ, विधायक साथ, पार्टी, हम है ना साथ, बस योगी जी ठीक है, मौजा मौजा। उन्होंने कहा हमें। और एक और चीज, अखिलेश के साथ सब साथ हैं, सिर्फ जनता साथ नहीं, ये अंतर है। सही कह रहे हैं। योगी जी की आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि उन्होंने कुछ नया कहा और अनफिल्टर्ड कहा। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी जब भी कोई बात करते हैं तो वो बिल्कुल नई बात करते हैं, देश की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। क्यों? वो बात करते हैं, वो बात करते हैं जो जनता के मन में होती है। जनता के पास ऑप्शन या प्लेटफॉर्म नहीं होते वो बात रखने के लिए, और राजनेता अपनी राजनीति को बचाने के डर में नहीं बोलते। इसलिए लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो। मेरा सवाल है लोगों से, हिंदू मुसलमान, अगर मैं कह रहा हूं राजनेता करते हैं, चलिए राजनेता हिंदू मुसलमान करते हैं, सब कुछ है, हिंदू मुसलमान की बस्तियां अलग अलग क्यों होती हैं अगर समाज के अंदर कहीं डिफरेंस नहीं है? सोच के स्तर पर अलग नहीं है, व्यवहार के स्तर पर अलग नहीं है। हिंदू मुसलमान के दंगे आज से नहीं, जब बीजेपी आरएसएस नहीं थी तब से होते आ रहे। समझना पड़ेगा, कोएग्जिस्टेंस है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्य। ये योगी आदित्यनाथ ने एएनआई में बहुत बढ़िया बात कही, एएनआई के पॉडकास्ट में, 100 हिंदू परिवारों में एक मुसलमान। जी आवाज आ रही है? हाँ, 100 हिंदू में, हाँ 100 हिंदू में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमान में एक हिंदू छोड़िए 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ये सबको पता है, बोल कितने पाते हैं? संभल से लेकर और हर जगह वो अपनी बात को, योगी आदित्यनाथ की सिर्फ एक खास बात है, उन्हें, मैं उनके लिए एक सेंटेंस यूज करता हूं, कई बार मैंने वो प्लेटफॉर्म पे यूज किया अलग अलग जगह, जिस आदमी को खोने की डर ना हो और पाने की इच्छा ना हो, वो योगी होता है। और उसी तरीके से व्यवहार करके वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे, बस यही सफलता का राज है। और यही दूसरे लोग कर नहीं पाते हैं ना, ये भी तो बात है। जो हिम्मत, जो जज्बा कहते समय उनके चेहरे पे दिखता है, वो कोई पहली बात तो कह ही नहीं सकता, और वो इतना कॉन्फिडेंटली कह देते हैं। कहते हैं ना कि यही तो दिक्कत है। आरती उतारूं क्या मैं, यही तो कहा था उन्होंने। अब उन्होंने क्या कहा? भैया होली का कार्यक्रम गया, सवाल पूछा, उन्होंने कहा आपको रंगों से दिक्कत है, जब मुहर्रम का ताजिया निकलता है, झंडे निकलते हैं, उसकी परछाई ही किसी हिंदू के घर पे पहुंच गई, तो वो ये कहेगा कि भाई घर अपवित्र हो गया? तुम्हें रंगों से दिक्कत है, वो ये कह रहे सबसे ज्यादा रंगीन कपड़े तो ये पहनते हैं। जब ये साफ कह दिया अगर किसी को रंग लगवाने में ऐतराज है तो रंग नहीं लगेगा, अगर कोई लगाएगा तो कार्रवाई। लेकिन कोई खेलना भी छोड़ दे इसके लिए, यहां तक कह दिया अगर किसी धार्मिक स्थल के ऊपर वो रंग गिरता है तो उसकी रंगाई पुताई की भी जिम्मेदारी ले ली, फिर भी ना खेले। भैया ये तो फिर थोड़ा सा अति हो गई, कहीं तो इस पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और कोई फुल स्टॉप लगाने वाला आ गया है वो बहुत बेहतर। नहीं, फुल स्टॉप लगाने वाले तो हैं ना, अब इसीलिए तो वो चुपते हैं, उनकी बातें चुपती हैं जो हम बात कर रहे हैं। चुपती रहे। शिवम जी, बिल्कुल शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी, और जो लोग हमारे शो को देख रहे हैं, मेरी उनसे भी ये प्रार्थना है, आग्रह है कि आप इसके बारे में अपने राय ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें बड़ी मेहनत करते हैं और हमको ये अच्छा लगेगा
आप अपनी राय ज़रूर दें और देखिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अभी तक अगर आपने एमबीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शिवम जी को आप देख रहे हैं, शिवम जी का अपना चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, उस पर भी आप ज़रूर जाएँ, विज़िट करें अभी और उसको सब्सक्राइब कर अभी नई लीजिए और वहाँ पे अभी नई दुकान खोली है, तो अपेक्षा है कि ग्राहक आकर एक बार वहां भी देखें कि किस तरह का वहां पे आपको क्या क्या मिल सकता है। आपके हिस्से की हर चीज वहां पर आपको मिलेगी, हर विषय, जियो पॉलिटिक्स से लेकर लोकल जो नेशनल पॉलिटिक्स है, हर नैरेटिव को बर्स्ट किया जाएगा। हर जो हिंदुत्व वाला राष्ट्रवादी जो इंडिक नैरेटिव है उसको हमेशा बल देने का वहां पे आगे रखने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको उस तरह की सोच है, उस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। जी, नो डाउट जिस तरीके के आप यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं और ठीक उसी तरीके के आपको वहाँ भी विषय मिलेंगे, आप ज़रूर विजिट कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।